हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 80 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 80 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में देंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि ओजोन की मात्रा नापने की इकाई क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन की मात्रा नापने की इकाई क्या है। तो ऑप्शन है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओजोन परत होता है ये परावैंगनिक किरणों को छानने का कार्य करता है और ओजोन परत का रासायनिक सूत्र O3 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का है। यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है। तो संक्षिप्त रूप है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं कहलाती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है। तो जनन कहलाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न पाँच नंबर प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaCO3 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संगमरमर सबसे अधिक राजस्थान में होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो प्रिज्म का उपयोग होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रिज्म होता है इसका अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है और प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। तो डार्विनवाद कहलाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन ऑक्सीकारक नहीं है। तो ऑक्सीकारक क्या होता है। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है वो ऑक्सीकारक होता है। लेकिन यहाँ पे अवक्षेपण में ऑक्सीजन का योग नहीं होता है तो ये ऑक्सीकारक नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। इसमें से आपको बताना है कि किस रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल में किया जाता है। तो लाल रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल में किया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि जीन अवस्थित होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जीन कहाँ पे अवस्थित होते हैं। तो जीन केंद्रक में अवस्थित होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जीन होते हैं ये माता पिता के गुण उनके संतानों में पहुँचाते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11
11 नंबर प्रश्न है कि H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय विलयन में यह, यहाँ पे आपको बताना है कि जो H2SO4 है ये एक प्रबल अम्ल है क्योंकि यह जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सामान्य नेत्र की निकटतम बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अवशेषी अंग है जो मानव में पाया जाता है। तो अवशेषी अंग किसे कहा जाता है, तो वैसा अंग जो मानव शरीर में होता है लेकिन मानव शरीर में उसका कोई भी कार्य नहीं होता है, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। तो अपेंडिक्स एक ऐसा अवशेषी अंग है जो मानव शरीर में पाया जाता है लेकिन मानव शरीर में इसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन प्रबल अम्लीय है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्रबल अम्लीय है यानी मजबूत अम्ल है। तो जिसका पीएच मान 0 होगा वो प्रबल अम्ल होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसी प्रश्न में पूछता है कि कौन इसमें से प्रबल क्षार है, तो जिसका पीएच मान 14 होगा वो प्रबल क्षार होगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। तो सूर्य लाल दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नांकित में से किस औषधि का उपयोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अपच का उपचार में हम किस औषधि का उपयोग करते हैं। तो एंटासिड का उपयोग करते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का ए सही मात्रक है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा का ए सही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का ए सही मात्रक एम्पियर होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का ए सही मात्रक वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। और विद्युत आवेश का ए सही मात्रक कूलाम्ब होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मानव में मासिक चक्र की अवधि होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में मासिक चक्र की अवधि कितनी होती है। तो 28 दिनों की होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन दुर्बल अम्ल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन दुर्बल अम्ल है। तो CH3COOH दुर्बल अम्ल है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो चालक के प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। अगर संख्या में पूछे तो संख्या में 46 पाए जाते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक कितना होता है। तो उच्च होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है ये अधातु होता है। और जो हीरा होता है ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24
24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किसका अर्थ जल होता है। तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो फूलों के द्वारा होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिए जाए तो वह, यहाँ पे आपको बताना है कि अगर हम लोहे में 0.05% कार्बन मिला देंगे तो वो कैसा हो जाएगा। तो प्रबल तथा कठोर हो जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जूल होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पिट्यूटरी ग्रंथि किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि मिश्र धातु कांसा होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मिश्र धातु कांसा होता है ये कैसा होता है। तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो जो टंगस्टन होता है, जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। तो इसी टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सोचने वाला ऊतक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में सोचने वाला ऊतक कौन सा है। तो तंत्रिका ऊतक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो तंत्रिका ऊतक होता है ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ये जल में घुलकर क्या बनाते हैं। तो क्षार बनाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि एंड्रोजन है। यहाँ पे आपको बताना है कि एंड्रोजन क्या है। तो जो एंड्रोजन है ये एक नर्लिंग हार्मोन है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सोल्डर कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि कोशिका दीर्घन द्वारा तने में वृद्धि करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा हार्मोन है जो कोशिका दीर्घन द्वारा तने में वृद्धि करते हैं। तो ऑक्सिन करते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि घर में लगी बिजली के तार पर किन चीज़ों की परत रहती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए।
यहाँ पे आपको बताना है कि घर में लगी बिजली के तार पर किस चीज़ों की परत चढ़ी रहती है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ी होती है, जिसे हम पीवीसी बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो परिपथ में गर्म तार होता है वो किस रंग का होता है, तो वो लाल रंग का होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो दिष्ट धारा होती है ये समय के साथ नहीं बदलता है, लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इसका समय के साथ इसका मान बदलते रहता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। इसमें से आपको बताना है कि कौन गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो एथिलीन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो एथिलीन होता है इसका उपयोग हम फलों को पकाने में करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि सिलिका क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिलिका क्या है। तो जो सिलिका होता है ये उपधातु होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिलिका का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो सौर सेल बनाने में करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो जनित्र कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो पत्तियों में पाई जाती हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं ये हरा दिखाई देती हैं। तो किसके कारण से दिखाई देती हैं, तो ये क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज काम करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा किस पे काम करता है। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फ्यूज तार होता है इसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक कम होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि सीने बार निम्न में से किसका अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीने बार किसका अयस्क है। तो जो सीने बार है ये पारद यानी पारा का अयस्क है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती हैं। तो उद्दीपन के रूप में संचित रहती हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मानव मस्तिष्क होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसे आपको याद रखना है। और मस्तिष्क का औसतन वजन 1.4 kg होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो बोहर ने किया था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो जो कभी खत्म नहीं होता है उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। और जो कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस होता है, ये आने वाले समय में खत्म हो जाएगा और ये अनवीकरणीय होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि ग्वाइटर रोग पनपता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसके कमी से पनपता है। तो आयोडीन के कमी से पनपता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50
50 नंबर प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो एथाइन देता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो यूरेनियम से प्राप्त होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है, तो हाइपरटेंशन कहलाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन जल में अविलय है। इसमें से आपको बताना है कि जल में कौन अविलय है। तो जो एथाइन होता है ये जल में अविलय होता है क्योंकि ये गैस होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ये वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि मानव में श्वसन वर्णक कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में श्वसन वर्णक कहलाता है तो हीमोग्लोबिन कहलाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो रक्त होता है वो किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से ही लाल दिखाई देता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि किरोसिन वाली स्टोव से कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किरोसिन वाली स्टोव से कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है, तो नीली ज्वाला उत्पन्न होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न है कि सौर सेल के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाला तत्व है। यहाँ पे आपको बताना है कि सौर सेल जब हम बनाते हैं तो उसमें किस तत्व का उपयोग करते हैं, तो सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सिलिकॉन होता है ये अर्धचालक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्य के आहार नाल में सबसे बड़ी छोटी आंत होती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो यूरिया है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः किस रंग से पेंटेड होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोलर कुकर में जो हम बर्तन का प्रयोग करते हैं वो किस रंग से पेंट किया होता है, तो काले रंग से पेंट किया होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, तो फाइब्रिनोजिन होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है कि चीनी के किण्वन से क्या बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी के किण्वन से क्या बनता है, तो एथेनॉल बनता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर।
63 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। इसमें से आपको बताना है कि किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। तो सीएनजी का नहीं किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं, इसे आपको याद रखना है। और सीएनजी का मुख्य अवयव मीथेन गैस होता है और एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं, तो सिस्फोमैनोमीटर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्न में से है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है, तो CCl4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि जीवाश्मी ईंधन के जलने से कौन सी गैस मुक्त होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो जीवाश्मी ईंधन होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हो गया, इसको जलाने पे कौन सा गैस निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो गोबर छत्ता होता है, जिसे मशरूम भी बोला जाता है, इसमें किस प्रकार का पोषण होता है, तो इसमें मृत जीवी पोषण होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि रक्त क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो 120 दिनों का होता है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सिरका होता है ये खट्टा होता है, तो ये किस अम्ल के कारण खट्टा लगता है, तो एसिटिक अम्ल के कारण लगता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि लार इनमें से किस ग्रंथि का स्राव है। यहाँ पे आपको बताना है कि लार किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो जो लार होता है ये पैरोटिक ग्रंथि से स्रावित होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि पौधों के वायुव्य भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों के वायुव्य भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन में, यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, तो परमाणु के नाभिक दो भागों में टूटता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है। इसमें से आपको बताना है कि क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है, तो जो पीत होता है ये जठर रस में मौजूद नहीं होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, तो नाइट्रोजन नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि मीथेन वायु में जलकर देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मीथेन होता है ये वायु में जलकर क्या देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा मुख्य उत्पादन है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है, तो ग्लूकोज उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं,
तो जठर ग्रंथियां जो होती हैं ये अमाशय में स्थित होती हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण की गति का पथ है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की गति होता है तो नीचे से ऊपर भी जाता है और ऊपर से नीचे भी आता है, यानी द्विदिशीय है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और इस 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, ये हमारा गारंटी है। और हमारा तबीयत थोड़ा सा खराब हो चुका था, इसीलिए बीच में क्लास नहीं हो पाया और आज से हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर आपका क्लास हो परीक्षा के दिन तक। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट हमारे पास बनाए रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले सभी के फोन में होता है क्रोम, तो उस क्रोम को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो ये सर्च बॉक्स होता है, इस सर्च बॉक्स में आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। यहाँ पे हम आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे और जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। तो इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए अभी टेस्ट भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए अगर 5 फरवरी का आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट दीजिएगा। आज से टेस्ट भी लगाना हम स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग टेस्ट यहाँ से दे लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से देखिए डाउनलोड PDF लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए संस्कृत के 30 गेस्ट सब्जेक्टिव प्रश्न का PDF दिए हैं, हिंदी का यहाँ पे सब्जेक्टिव का 50, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का 50 गेस्ट सब्जेक्टिव का PDF दिए हैं। तो यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसका PDF हम जस्ट 2 सेकंड में आपको यहाँ पे अपलोड करके देंगे। जैसे ही क्लास खत्म होगा आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोग सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं और यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो मॉडल पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट होता है यहाँ पे हम लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डेली लाइव टेस्ट है और उसके बाद यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।